हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल जय सर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में जो सबसे पहला टॉपिक हो स्टूडेंट वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये आपने पहले भी 8 क्लास में पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। कि सपोज करें कि कोई ब्लॉक ऑफ वुड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज ये यहाँ पे एक अप्लाई फोर्स है F, तो क्या होता है कि स्टूडेंट जब ये इन दोनों यानी ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो उस टाइम पे एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि इसकी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब ये नॉर्मल कंडीशन में होता है तो इसका जो वेट होता है वो डाउनवर्ड होता है, इसका नॉर्मल रिएक्शन या अपोजिट डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है कि इसमें ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में एक अपोजिंग फोर्स काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि ये फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है दैट कम्स इनटू प्ले whenever a body moves or tends to move over the surface of another body। देखिए, जब कोई बॉडी पे कोई दूसरी सरफेस मूव करने की कोशिश करती है तो अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो कि टेंजेंशियली along द बॉडीज इन कांटेक्ट, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियली होता है जहाँ पे कांटेक्ट होता है दोनों बॉडी का। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका कि फ्रिक्शन का जो मॉडर्न व्यू है वो क्या है। यानी कि देखिए फ्रिक्शन क्या होता है एक्चुअल में, क्या है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के प्लेन सरफेस को देखते हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल प्लेन नहीं होता। अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से इसको मेज़र करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इरेगुलरिटीज़ है सरफेस के बीच में। तो ये जहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट होता है स्टूडेंट, वो होता है एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये जो पूरी बॉडी का सरफेस होता है अपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो मॉडर्न व्यू ये कहता है कि अगर हम किसी भी सरफेस को हम जो कि बहुत स्मूथ होता है, अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं, अ सरफेस बीच में लुक स्मूथ और नेक्ड आई टू द नेक्ड आई हैज़ अ नंबर ऑफ ग्रुप्स। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, या इनको कह ले इरेगुलरिटीज़ होती है। अगर इसको हाई पावर माइक्रोस्कोप से हम मेज़र करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ हम्स होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जो कांटेक्ट है, इस पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल प्रेस अगेंस्ट ईच अदर एंड गेट इंटरलॉक। जो मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं यहाँ पे इंटरलॉक हो जाते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन फोर्स। तो उससे क्या होता है कि उस पॉइंट पे क्या, क्योंकि देखिए एरिया बहुत कम है, यहाँ पे एरिया कम होने से उसका प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है। तो उस वजह से यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि कोल्ड वेल्डिंग टाइप पे यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, यानी कि इनमें वेल्डिंग टाइप हो जाती है। तो जब भी हम इसको एक बॉडी के सरफेस को दूसरे मूव कराते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है कि ये बॉन्ड जो होता है इनके बीच में, ये कंटिन्यूसली ब्रोकन एंड रीबिल्ड एट द अदर एंड। अब ये जैसे आप इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये टूटता है, ये जाके फिर इस पर अटैच होगा, फिर आगे जाके इस पर अटैच होता है। इस तरह से कंटिन्यूस क्या होता है, ये आगे चढ़ता रहेगा। और द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हेन वन सरफेस मूव ओवर द अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फोर्स इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगता है स्टूडेंट, वही होता है फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए फ्रिक्शन 2 तरह का होता है। पहला होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। अब ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या है, एक्सटर्नल मतलब जो होता है बाहरी, मतलब फ्रिक्शन जो बाहरी लगता है, यानी कि कहने मतलब क्या है कि फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर ट्राइज टू मूव और देयर इज एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर 2 बॉडी है, एक ग्राउंड है और दूसरा वो ब्लॉक ऑफ वुड है, अगर पहले में हम मोशन कराते हैं अप्लाइड फोर्स की वजह से,
तो ग्राउंड और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन एक्सटर्नली क्रिएट हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट आता है आपका इंटरनल फ्रिक्शन। जैसा नाम से कि इंटरनल मतलब होता है अंदर से, आंतरिक, जिसको हम कहते हैं हिंदी में। इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे कोई लिक्विड है, जैसे आपको दिख रहा है कि लिक्विड है, अगर लिक्विड को हम किसी ग्लास में रखते हैं, जैसे आप ग्लास में अगर पानी रखते हैं और इसको तेज़ी से घुमाते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट कि इनके लिक्विड के लेयर्स के भी, मतलब कि लिक्विड के अंदर हम कह सकते हैं बहुत सारी लेयर्स होती है। अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो आपको चलेगा कि डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट स्पीड से चलती है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है स्टूडेंट, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन दैट अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन एवरी टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड मिलेगा, विस्कोसिटी। इसको हम फ्लूइड का फ्रिक्शन भी कहते हैं स्टूडेंट। तो विस्कोसिटी मतलब होता है कि इंटरनली जो फ्रिक्शन यहाँ पे लिक्विड में लग रहा है वही होता है विस्कोसिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि अभी आपने पढ़ा कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन, अब हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स कितने होते हैं। एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो पहला टॉपिक होता है, पहला टाइप्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है स्टूडेंट कि अभी आपने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी ब्लॉक पे कोई फोर्स लगाते हैं तो उसी टाइम पे ये फ्रिक्शन भी क्रिएट होता है। अगर आपके फोर्स से ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जितना फ्रिक्शन यहाँ पे बना है वो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं अप्लाई फोर्स के बराबर है। मतलब कि ब्लॉक मूव ना करें तो ये फ्रिक्शन इसके बराबर है। तो उस केस में जो स्टूडेंट फ्रिक्शन पहले डेवलप होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या हो कि स्टेशनरी स्टेट की वजह से जो फ्रिक्शन, मतलब पहले हम एग्जैक्टली जो फोर्स लगाते हैं उस केस में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आपने फोर्स लगाते हैं। एज सुन एज द फोर्स यू अप्लाई द फ्रिक्शन फोर्स एफ एस कम्स इनटू प्ले विच बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। देखिए यहाँ पे जो फोर्स है ये इसको बैलेंस करता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेज द इम्पेंडिंग मोशन ऑफ इफ़ अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इंक्रीज। देखिए होता क्या है कि अगर आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए अप्लाइड फोर्स है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी बढ़ता है। लेकिन क्या होता है कि जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ये भी बढ़ेगा। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे और ये भी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो दोनों बराबर हैं। जितना आप फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही फ्रिक्शन होता है। तो इस पर अभी भी नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो इस केस में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों की वैल्यू की बात करें तो दोनों की यहाँ की वैल्यू देखें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स ये दोनों बराबर होंगे, नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या है कि व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता। इट कम्स इनटू प्ले द मोमेंट व्हेन देयर इज अप्लाइड फोर्स। जब कोई अप्लाइड फोर्स होता है तभी ये एग्जिस्ट करता है। और अगर ये अप्लाइड फोर्स को हम सर्टेन लिमिट तक बढ़ाते हैं तो एक ऐसी स्टेज पहुंचती है कि जस्ट बॉडी बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे लेकिन एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ से बॉडी चलना स्टार्ट करने की कोशिश करेगी। उस केस में जो फ्रिक्शन होता है स्टूडेंट वो होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आई होप क्लियर होगा कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए कि पहले केस में जो ब्लॉक है यहाँ पे F फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs है। अब हम फोर्स को 2F करते हैं तो फ्रिक्शन F डैश एस हो, यानी कि फ्रिक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ गया। 3F करेंगे तो F डबल डैश हो गया। तो जितना फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतना ही फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्या होता है भैया, आपने पढ़ा कि अगर ब्लॉक को
हमने भी देखा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे देखिए ये अपने लिमिट पे आ चुका है मान लीजिए। अब इससे ज़्यादा अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा। तो अगर ये इससे ज़्यादा फोर्स आप लगाते हैं तो ब्लॉक ये बिल्कुल चलना स्टार्ट कर देगा। उस केस में जो फ्रिक्शन होता है स्टूडेंट दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी डायनामिक फ्रिक्शन। ये इसका दूसरा नाम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का, डायनामिक फ्रिक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं, क्योंकि बॉडी अब चल रही है। तो पहला जो टाइप्स होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला आता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब होता है फिसलना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कराते हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कराते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन पर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस केस में फ्रिक्शन कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन और अप्लाइड फोर्स, यानी ये स्लाइड कर रहा है, यहाँ भी देखिए ये स्लाइड कर रहा है, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन इस केस में होता है। फिर इसमें आता है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसा कि नाम करना, रोल करना। रोल का मतलब क्या आता है, लुढ़कना। अब देखिए रोल करने मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी लुढ़क रही है, जैसे कोई स्फेरिकल पार्ट है तो ये लुढ़कता है। अब जैसे बॉल बेयरिंग का एग्जांपल है, जैसे बॉल बेयरिंग साइकिलों के एक्सल पे लगे होते हैं, यहाँ पे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। देखिए यहाँ पे एक रोल करती है एक बॉडी दूसरे बॉडी पे। इस केस में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ये बहुत कम फ्रिक्शन होता है। इसका बहुत एडवांटेज है कि हम कोई भारी लगेज को बड़े आसानी से रोल करा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आता है कि वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, दोनों में क्या वेरिएशन है, जो आपने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में। तो यहाँ पे बिल्कुल सामने आ आता है कि अगर अप्लाइड फोर्स को हम एक्स एक्सिस पे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को वाई एक्सिस पे रखते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे अभी आपने कहा फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। अब ये फ्रिक्शन जब बढ़ता है तो स्टूडेंट अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे ये बताता है स्टैटिक फ्रिक्शन को। लेकिन अगर आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो एक लिमिट पे अपने स्टैटिक फ्रिक्शन पहुँचता है, तो ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद स्टूडेंट जैसे आप इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद से अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर देखिए यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद का जो फ्रिक्शन होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा। अब बॉडी चलना स्टार्ट कर दे रही है तो इस केस में जो फ्रिक्शन बनता है दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आई होप कि ये ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे। उसके बाद स्टूडेंट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज क्या होते हैं? देखिए इसके बहुत सारे लॉज होते हैं। पहला होता है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स और टेंस टू मूव। देखिए इसमें साफ लिखा है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है। सेकेंड है कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। देखिए जितना रफनेस होता है उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन बनता है, जितना पॉलिश सरफेस होगा उतना कम फ्रिक्शन बनेगा। यानी कि स्मूथ सरफेस पे कम फ्रिक्शन होता है, रफनेस पे ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट होता है स्टूडेंट कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। देखिए ये हमेशा डिपेंड करता है एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, जैसे आपको पीछे मैंने बताया था। अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। अगर अपेरेंट एरिया बढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एट टेंजेंशियल अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। ये हमेशा टेंजेंशियली काम करता है दो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में। अब आता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, यानी कि एक्सपेरिमेंटली ये पाएगा कि देखिए जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसका रिएक्शन ज़्यादा होगा तो उसका फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है कि F, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे Fs लिखने वाला था कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन माना जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अप्लाइड फोर्स के, क्योंकि फिजिक्स का रूल है, इसको हटाना है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है म्यू। म्यू एक कांस्टेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसकी जो वैल्यू है या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन, देखिए इस वैल्यू की डिपेंड करती है पहले तो नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, जो सरफेस है उनके किस तरह का नेचर है, उस सरफेस का जो कांटेक्ट हो रहा है, वेदर सरफेसेस आर ड्राई और वेट, रफ और स्मूथ, पॉलिश और अनपॉलिश्ड। तो इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सरफेस किस टाइप्स का है। तो सरफेस अगर रफ़ रहेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, स्मूथ होगा तो कम हो जाएगा। दूसरा है कि मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, किस किस मटेरियल का सरफेस है जो कांटेक्ट में है। थर्ड वन है टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। उसके बाद है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि अगर दो पॉलिश मेटल सरफेस है तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 के लगभग होगी, और अगर दो ल्यूब्रिकेंट सरफेस है तो वैल्यू और कम हो जाएगी 0.1, और इसकी वैल्यू वेरीज करती है 0.2 से 0.5 तक। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे जो आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा, अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि जो नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा उसको अगर वेक्टर पैलोराम मेथड से हम यहाँ पे बनाते हैं, ये लाइन तो आपको शो की गई है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन से एंगल क्रिएट करता है, यहाँ पे थीटा एंगल आपको दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कांटेक्ट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन इसके साथ जो बनाते हैं नॉर्मल रिएक्शन से, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अगर हम ट्रायंगल ओ ए सी यानी ए ओ सी की वैल्यू अगर लेते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल को लेते हैं तो देखिए ये लाइन ए सी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ए बी परपेंडिकुलर है, सॉरी ए बी और ओ सी ये पैरेलल है तो इसकी वैल्यू आर है। तो अगर हम टेंजेंट लेते हैं टेन थीटा, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ए सी है, बेस ओ सी है, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय आर, और ये होता है म्यू के बराबर। तो म्यू की जो वैल्यू है वो टेन थीटा के बराबर होगी यहाँ पे। नेक्स्ट एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंगल ऑफ रिपोज क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अगर कोई ब्लॉक अगर ये ग्राउंड पर है तो उस केस में जो इसका वेट होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सरफेस को थोड़ा इंक्लाइनेशन देते हैं, अगर आप सरफेस को थोड़ा इंक्लाइन करते हैं तो ये ब्लॉक भी उस इंक्लाइन सरफेस पे जाएगा। तो धीरे धीरे अगर जब आप इस एंगल को इतना बढ़ाते हैं कि ये ब्लॉक बिल्कुल नीचे चलने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल मोशन अभी स्टार्ट नहीं होगा, तो उस केस में जो एंगल यहाँ पे बनता है यानी वो मैक्सिमम एंगल जहाँ पे ये ब्लॉक बिल्कुल चलने के लिए रेडी हो जाता है नीचे, इट इज़ द मिनिमम एंगल, सॉरी मिनिमम एंगल है नॉट मैक्सिमम, इट इज़ द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट बॉडी प्लेस ऑन इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। अब ये बॉडी बिल्कुल स्लाइडिंग डाउन यानी कि नीचे जाने के लिए, स्लाइड करने के लिए बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है। इसमें स्टूडेंट लिखे डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। देखिए दो यानी ये जो एंगल अल्फ़ा है इसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। जो ब्लॉक का वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन अब उस तरह नहीं होगी जहाँ पे जैसे यहाँ पे है। ये
कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर ही जाएगा। अब एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट कि अगर इसका हम वेट जो एम जी इसका कंपोनेंट अगर लिखें तो एम जी कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा और इसके परपेंडिकुलर एम जी साइन अल्फ़ा होगा। ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी स्टूडेंट अल्फ़ा होगा, क्योंकि एक थ्योरम है कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है सेम एंगल परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में बनता है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कि होता क्या है कि यहाँ पे आप डायग्राम बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं और आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ये वेट एम जी है, इसका कंपोनेंट यहाँ पे एम जी कॉस अल्फ़ा, इधर हो जाएगा एम जी साइन अल्फ़ा। ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब अगर क्योंकि ये ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए नीचे आने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे जो आपको रेड कलर का शो किया गया है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखिए कौन किसको बैलेंस कर रहा है कि एम जी साइन अल्फ़ा बैलेंस हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो रहा है वेट के कंपोनेंट कॉस अल्फ़ा से। तो आर की वैल्यू हो जाएगा एम जी कॉस अल्फ़ा और एफ़ की वैल्यू हो जाएगी एम जी साइन अल्फ़ा। यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये एफ़ है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं गया लेकिन आपको ये लाइन ज़रूर शो की गई है। तो एफ़ एम जी साइन अल्फ़ा को बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस अल्फ़ा को। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 वी गेट, हम डिवाइड करते हैं अगर इक्वेशन 1 को इससे तो यहाँ पे देखिए एफ बाई आर, एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा हो जाएगा टेन अल्फ़ा, और म्यू की वैल्यू अगर टेन अल्फ़ा है और म्यू की वैल्यू टेन थीटा भी अभी आपने पीछे पढ़ा था, तो आपको मिलेगा कि एंगल ऑफ रिपोज ये हमेशा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो स्टूडेंट ये था आपका लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।